ये है अपनी फिजिक्स एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज और आज हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की स्टडी करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सर्कुलर मोशन की कुछ बातें करेंगे, हम बैंकिंग वाले कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन पे और बात करते हैं इंट्रोडक्शन में क्या कहा जा रहा है। इंट्रोडक्शन में बोला जा रहा है कि जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़े, भले ही वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो, भले ही वो मोशन इन प्लेन हो, उन दोनों चैप्टर में हमने मोशन ऑफ पार्टिकल की, मोशन की क्वांटिटेटिवली स्टडी की। कितनी उसके पास वेलोसिटी है, कितना उसके पास एक्सीलरेशन है, हमने इसकी बात की। आज हम क्वालिटी की बात करेंगे कि ये मोशन क्यों आया, ये ऑब्जेक्ट के पास मोशन आने के पीछे का कारण क्या है। आज हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। हमने देखा लास्ट चैप्टर में कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन पे है तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी की नीड पड़ी हमें। हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन पे होता है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती है। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसका मतलब वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ा। पर अब तक हमने ये क्वेश्चन कभी किया ही नहीं, खुद से कभी ये पूछा ही नहीं कि ये मोशन जो है वो गवर्न कौन कर रहा है, ये मोशन हो किसकी वजह से रहा है, इस मोशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये मोशन कौन करवा रहा है, इसकी हमने बात नहीं की। इस चैप्टर में ये बेसिक सवाल जो हमारे मन में आ रहा है इसी की तरफ हम टर्न ले रहे हैं। सबसे पहले हम कॉमन एक्सपीरियंस जो हमारे होते हैं उनके कुछ आंसर गैस करने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले, अगर एक फुटबॉल रेस्ट पे पड़ा है वो तब तक मोशन पे नहीं आएगा, या उसको अगर मूव करवाना है तो किसी ना किसी को उस पे किक मारना ही पड़ेगा। किक करने के बाद ही वो फुटबॉल जो रेस्ट पे पड़ा था वो मोशन पे आ पाएगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, स्टोन को ऊपर की तरफ अगर थ्रो कर दें, ऊपर की तरफ पुश कर दें, तो वो ऑब्जेक्ट, वो स्टोन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। एक ट्री की ब्रांच को हवा जो है वो मूव करवा देती है, मोशन पे ला देती है, उसको उसका मूवमेंट करा देती है। स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट को भी मूव करवा सकती है। एक बोट जो है वो अगर रिवर फ्लो कर रही है तो बिना किसी के रो करे मूव करने लग जाती है। तो इन सब से हम ये गैस कर पा रहे हैं कि यार अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको चलाने के लिए, उसको मूव करवाने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल पुश या पुल रिक्वायर्ड है। या तो आपने उसको पुश किया या पुल किया, वो एक्सटर्नल पुश या पुल उस रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उस एक्सटर्नल पुश और पुल को ही हम फोर्स कहते हैं। और इस एक्सटर्नल पुल या पुश के लिए हमें किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, मोशन वाले ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है या रिटार्ड करना है, मतलब या तो रोक देना है मोशन से, या अगर उसकी स्पीड कम करनी, उसको धीरे करना है, तेज मूव कर रहा है उसको धीरे करना है, तब भी हमें एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तभी वो रिटार्ड हो पाएगा, स्टॉप हो पाएगा। सोचिए एक बॉल बहुत तेजी से आपकी तरफ मूव करते हुए आ रही है, अगर हमें उसको स्टॉप करना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको धक्का मारना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा, तब जाके वो बॉल रुकेगी। अगर एक बॉल इंक्लाइन प्लेन पे रोल करती हुई नीचे आ रही है तो एक्सटर्नल एजेंट उस पर अगर फोर्स लगाएगा तो वो रुक सकती है। एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड है अगर मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना है तो भी। उस बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। जिस तरफ वो मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो धीरे भी हो सकती है और रुक भी सकती है। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे तो वो तेज हो जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इन एग्जाम्पल से हमें यह समझ आ गया कि सारे के सारे जो भी एक्सटर्नल एजेंट, सोचो फिर से इन एग्जांपल से हमें क्या समझ आया कि पहला एग्जांपल, अगर फुटबॉल रुका हुआ है तो हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, किक करना पड़ेगा तो वो मोशन पे आएगा। अगर हवा जो है वो किसी भी ट्री की ब्रांच को मूव करवा रही है तो वो उससे टकराएगी, उसको पुश करेगी, जब जाके वो मूव करेगा। अगर कोई बोट है तो जो रिवर पानी फ्लो कर रहा है वो पानी उसको मूव करवा रहा है। इन सारे केस में ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने के बाद एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है। इन सारे जो भी एग्जांपल हमने ऊपर बात की, इन सारे एग्जांपल में
एक्सटर्नल एजेंट कांटेक्ट में आ रहा है बॉडी के ऑब्जेक्ट के और फिर फोर्स लगा रहा है। तो अब अगली बात आती है कि क्या कांटेक्ट में आने के बाद ही कोई एक्सटर्नल एजेंट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकता है? क्या ये नेसेसरी है? नहीं, ये हमेशा नेसेसरी नहीं है कि एक्सटर्नल एजेंट को किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट में आना पड़े। जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से, किसी बिल्डिंग से अगर रिलीज कर देते हैं, रिलीज किया है बस, उसको धक्का नहीं मारा, उस पर फोर्स नहीं लगाया, केवल ड्रॉप कर दिया है, तो वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है, रफ्तार बढ़ती है उसकी नीचे की तरफ अच्छी खासी, और वो होता है ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से। अर्थ तो उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आई ही नहीं, फोर्स किसने लगाया? एक्सटर्नल एजेंट कौन है? अर्थ एक्सटर्नल एजेंट हो गया उस ऑब्जेक्ट के लिए, बट एक्सटर्नल एजेंट ने तो बिना कांटेक्ट में आए फोर्स लगाया है। इसका मतलब बिना कांटेक्ट में आए भी ये एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा सकता है, कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जांपल, जैसे एक बार मैग्नेट की अगर हम बात करें तो आयरन नेल्स पे छोटे छोटे आयरन पीसेस कर दो, अगर मैग्नेट उनके पास में लेके जाओगे तो बिना कांटेक्ट में आई मैग्नेट उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है या ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों ही फोर्स जो एग्जांपल की हमने बात की, ये हमें समझाते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट के बिना कांटेक्ट में आए भी बॉडी पे फोर्स लग सकता है। तो यहां से हमें अभी तक क्या समझ आया कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुल ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप ए मूविंग बॉडी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या ऑब्जेक्ट मोशन पे है, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, मूव करवाने के लिए, और मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसी एक्सटर्नल एजेंट ने प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अब ये एक्सटर्नल एजेंट जो है ये कांटेक्ट में भी हो सकता है बॉडी के, और बिना कांटेक्ट में आए भी फोर्स लगा सकता है। अब हमसे कुछ सवाल किए जा रहे हैं, हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन क्या है कि मूविंग, अगर यूनिफॉर्मली मूविंग कोई बॉडी है, यूनिफॉर्मली मूविंग का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई बॉडी है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है उसकी, तो क्या उसको चलाने के लिए, उसको यूनिफॉर्म मोशन पे रखने के लिए क्या एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। तो क्या हमें उस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन पे रखने के लिए क्या कोई एक्सटर्नल एजेंट की, मतलब उस एक्सटर्नल एजेंट की फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्या? ये हमारे लिए सवाल है जिसका आंसर हमें आगे मिलेगा।